हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम इसमें जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, और व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या उसमें हमें जानने की ज़रूरत है, ये लीगली कैसे बाउंड हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस भी हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ये लोगों ने दी हुई है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, हम लोग ये पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। ठीक है। सो गाइस, अब जब मैंने आपको ये बोला कि ये चीज हमने कहाँ पे पढ़नी, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 में ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ये आया था। अब सबसे पहले इसमें ये चीज देखो, सी ईयर इज व्हाट, 1872 प्लस, आप डेट जानते हो इसकी डेट कौन सी थी जिस दिन ये आया था। ईयर तो मैंने आपको बता दिया 1872, और जो डेट थी दैट डेट वाज 1 सितंबर। ठीक है। 1 सितंबर 1872 को ये जो एक्ट था ये आया, बनाया गया। ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि क्या है डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सबसे पहले देखो, सेक्शन 2H जो है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये क्या करती है, ये डिफाइन करती है किसको, कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। अब ये जो चीज है, ये अब इसने क्या किया, इसने सेक्शन 2H ने डिफाइन की क्या टर्म, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को ये कैसे डिफाइन करती है, वो ये कहती है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो गाइस, अब आगे ये देखो, एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, सॉरी, एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस एंड अ प्रॉमिस इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। ठीक है। Thus, every agreement is made up of a proposal or offer from one side and its acceptance by other. There must be two or more persons. One person cannot enter into an agreement with himself. Excuse me. हाँ, अब ये देखो, ये कहता है कि भाई कभी भी कोई भी अगर एग्रीमेंट होगा, ठीक, तो उस किसके बीच में होगा, दो बंदों के बीच में होगा, एटलीस्ट टू और मोर पर्सन्स। ठीक है। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि एक बंदा होगा, वो क्या करेगा, प्रपोजल देगा या ऑफर करेगा। ठीक है। एक बंदा क्या करेगा, प्रपोजल देगा या फिर ऑफर करेगा फ्रॉम वन साइड, और वही चीज जो है, जो उसने प्रपोजल किया है या ऑफर दी है, दूसरा बंदा क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। मतलब एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी देयर, टू और मोर पर्सन इन ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अकेला बंदा खुद से तो नहीं कर सकता। सो दैट इज वाई यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या आ गई, एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन शुड बी देयर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। और एक बंदे ने क्या किया होना चाहिए, प्रपोजल दिया होना चाहिए या ऑफर दी होनी चाहिए एक साइड से, और दूसरी साइड से उसी ऑफर या प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिली होनी चाहिए। अब आप ये देखो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास जो मेरा ये आईपैड है, ठीक है, ये मैं 30,000 में दे देता हूं आपको। आप कहते हैं ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप ये मेरे को दे दीजिए, मेरे को मंजूर है 30,000 में। मैंने ये परचेज किया था 80,000 का, आपको ये मिल रहा है 30,000 में। ठीक है। तो आप कहते हैं ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड डील फॉर मी। तो आप ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं एंड यू पे मी द 30,000। सो अब इन रिटर्न ऑफ दैट 30,000 आई गिव यू माई आईपैड। सो
ये क्या था, प्रपोजल दिया, इसमें मैंने आपको ऑफर किया कि वीडियो आर यू रियली इंटरेस्टेड इन बाइंग माई आईपैड फॉर 30,000, सो यू सेड यस। ठीक है, इसमें पहले मैंने अपनी साइड से क्या किया, प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, और आपने जब ये चीज ऑफर सुनी तो आपने अपनी तरफ से क्या किया, एक्सेप्टेंस दी, मुझे बोला जब यस, और इन द रिटर्न ऑफ दैट आपने मेरे को 30,000 भी पे किए, दैट इज द कंसिडरेशन, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखो, एन एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म देन अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। देखो, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो क्या है, एग्रीमेंट्स हैं, बट हर एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बिकॉज सी, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसमें ये छोटी सी चीज है, इसको याद आप बड़े आसानी से रखोगे। हम कभी भी कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, प्रपोजल, ठीक है, प्लस एक्सेप्टेंस, प्लस उसमें कंसिडरेशन, ठीक है, प्लस उसकी एक्सेप्टेंस होगी जो कि लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ होगी, देन इट विल फॉर्म व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये चीज प्रपोजल होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और तभी, और वो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, प्रपोजल, कंसिडरेशन और उसमें एक्सेप्टेंस होगी तभी वो एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, और तभी वो जब इलीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। वेयर एज हर एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि देखो एग्रीमेंट में इट इज नॉट नेसेसरी कि वेदर इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल और नॉट। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई बंदा आपको कहता है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी के पेपर्स ला देता हूँ, ठीक है, डिस्क्लोज कर देता हूँ, लीक कर देता हूँ, तो यू जस्ट पे मी 30,000 फॉर दैट। आप कहते हो ठीक है भाई, मैं तेरे को 30,000 पे करूंगा, तू मेरे को ना वो जो पेपर है एग्जाम से पहले मेरे को लाके दे दे। वो बंदा आपको आके पेपर दे देता है, तो आप क्या करते हो, आप 30,000 नहीं देते हो उसको, क्या वो बंदा आपको सू कर सकता है कोर्ट में? क्या वो कोई आपके खिलाफ लीगली एक्शन ले सकता है? नो, बिकॉज ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, बिकॉज इसमें इलीगल पर्पस था। ठीक है, जो इसका ऑब्जेक्ट था वो अनलॉफुल था। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, जब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, अनलॉफुल, तो वो लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन नॉट एनफोर्स दैट एग्रीमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जो अभी आपने एग्रीमेंट किया था इस बंदे के साथ कि वो आपको दे देगा पेपर, वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट। ठीक है, सो अब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस समझ आया। कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वेयर एज जो एग्रीमेंट्स है, एग्रीमेंट्स रियली नीड नॉट टू बी ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, दे कैन बी अनलॉफुल एग्रीमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज। अब डेफिनेशन ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये देखो, डेफिनेशन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है, a legal contract is an agreement between two or more parties in which legal rights and obligations are created and are enforced by court। यही चीज मैंने आपको अभी भी बताई कि भाई कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, जिसका ऑब्जेक्ट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसे हम क्या कहेंगे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज जो आती है इसमें, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दिस इज डेल्ट अंडर द सेक्शन 10, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें ये बताई गई हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जब वो सेटिस्फाई होंगी तभी वो एक
एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब सबसे पहले कि देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन फॉर इट, मतलब आप कोई भी अगर एग्रीमेंट करते हो, ठीक है, ऑफर करते हो या प्रपोजल करते हो, उसमें आपका क्या होना जरूरी है, एक कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन हो गई, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि मैं आपको अपना आईपैड बेच रहा हूं और इसकी कीमत जो है मैंने 30,000 फिक्स की है, एंड दैट 30,000, ये जो मैंने बोला है आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंसिडरेशन, ठीक है, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये हमारा एक दूसरे को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मेरा ऑफर आप एक्सेप्ट कर लेते हो या, ठीक है, तो इसमें ये जो 30,000 है अमाउंट, दैट इज व्हाट योर कंसिडरेशन, ठीक है। देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन फॉर इट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लाने के लिए, ठीक है। दी पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब दे शुड बी मेजर, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, आप बोल लो दे शुड बी ऑफ, दे शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, मतलब लाइक ये नहीं होने चाहिए कि वो पागल टाइप हो या अपने होशोवास में ना हो, तो वो इस स्थिति में ही ना हो कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सके, तो ये चीज। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दे शुड नॉट बी फ्रॉम एनिमी एलियन, ठीक है। अब एलियन का मतलब ये नहीं कि जो आप सोचो वो कोई मिल गया मूवी के ऋतिक रोशन में, जैसे उसमें वो था जादू, ये वो दूसरे प्लेनेट के एलियंस नहीं, एलियन, एनिमी एलियन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि वो कंट्री जिसके साथ हम एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ वॉर हो, ठीक है, दो ऐसी कंट्रीज जो आपस में एक दूसरे के साथ वॉर में हो एक्चुअली, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनिमी एलियंस। अब ये नहीं कि जैसे अगर हम आज की अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि दे आर एनिमी एलियंस, they are not going to be considered in the category of what your enemy aliens, वो उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इंडिया और जो पाकिस्तान है वो एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ वॉर में नहीं है, मतलब जो कंट्रीज एक्चुअल इन टर्म ऑफ वॉर में होंगे उन्हीं को हम एनिमी एलियंस बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कि भाई सबसे पहली चीज कि मेजर होने चाहिए, ठीक है, 18 ईयर्स से अबव। दूसरी चीज कि साउंड माइंड के होने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज आपकी आ गई, एनिमी एलियन से नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लीगली बाइंडिंग होंगे, क्लियर। तो अब ये चीज देखो, देयर कंसेंट इज फ्री, मस्ट बी फ्री, मतलब कि कंसेंट जो होगी, मतलब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए वो फ्री होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपके सिर के ऊपर बंदूक रख के बोलूं कि हाँ भाई मेरे को ये 30,000 रुपया दे, हाँ, और ये मेरा लैपटॉप ले ले, बोल हाँ, बोल हाँ खरीदेगा, हाँ बोल, नहीं तो गोली मार दूंगा। तो इसमें क्या है, मैंने एक तरह से प्रेशराइज किया आपको, आपको डर में डाल दिया कि अगर तुम मेरे से मेरा ये आईपैड नहीं खरीदते तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ये क्या फोर्सफुल कंसेंट आप देते हो उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। द कंसेंट शुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ऑल दोस थिंग्स, कि मतलब कोई प्रेशराइज होके नहीं, आपका मन था, आपने, आपको अच्छी लगी ये बात तो आपने ये ली, ठीक है, आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तभी आपने बोला कि हाँ ठीक है सर मेरे को ये आप अपना आईपैड दे दीजिए और मैं रेडी हूँ इस ये अमाउंट पे करने के, दैट इज योर कंसेंट इज व्हाट, एब्सोल्युटली फ्री। नेक्स्ट इज योर दैट object is lawful, the agreement must not be expressly declared to be void, मतलब their object is lawful, lawful object है हमारा, मेरे को पैसे की नीड थी, ठीक है, तो मैंने आपको बेच दिया अपना आईपैड, ठीक है, इसमें कोई भी मैंने ऐसी कोई भी अनलॉफुल बात नहीं की जिसकी वजह से कल को कोई ऐसा हो सके कि ये जो हम एग्रीमेंट बना रहे हैं या जो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सके, ये हर एक तरह से वैलिड ठहराया जाएगा। बिकॉज इसमें देखो कंसिडरेशन भी है, पार्टीज जो है हम लोग कॉम्पिटेंट भी हैं, कंसेंट भी फ्री है, तो ऐसा तो इसमें कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई हम ऐसा इलीगल काम तो कर नहीं रहे, चीज मेरी है, मैं आपको बेच रहा हूं और आप इसे खरीद रहे हैं, तो दैट्स इट। तो
ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, ठीक है। लास्ट जो इसमें कंडीशन आती है, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग और अनसर्टन, द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब मैं आपको अगर ऐसे बोलूं कि आपकी मर्जी है मेरा ये आईपैड खरीदने की, और मैं आपको बोलता हूँ ठीक है मैं एक ही कंडीशन पे बेचूंगा, अगर तुम आसमान से तारे तोड़ के ले आओ, इज इट पॉसिबल? हाँ, कि तुम वाकई आसमान से तारे तोड़ के ले आओगे और मैं तुम्हें ये आईपैड दे दूंगा? सी दीज आर द टर्म्स जो हैं, ये बहुत ही ऐसे बचकानी टाइप वेग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। अब जैसे कि सपोज करो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे को कई बार कहती थी कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम इस बार एग्जाम में ना 80% से अबव लेके आ जाओ, मैं तुम्हें ये चीज लेके दे दूंगी, मैं तुम्हें बाइक ले दूंगी, या मैं तुम्हें साइकिल ले दूंगी, या मैं तुम्हें चॉकलेट्स ले दूंगी, इस टाइप से प्रोमिस करने। उसमें देखो कोई भी मतलब लाइक उसमें क्या मैं बोलूं कि कोई कंसिडरेशन थी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट वो ऐसे ही करती रहती थी और मेरे को लालच देती रहती थी, तो विच कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो 80% आए भी, लेकिन कभी भी उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में मॉम डैड से मिल जाता था तो ये चीज है। बाकी सिस्टर ने भी फिर बाद में दे देना, अपना प्रॉमिस फुलफिल कर देना, लेकिन मैं उसे कंपेल नहीं कर सकता था, मैं उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकता था कि हाँ भाई मेरे को आपने वादे किए हैं ये सब चीजें लेके देने के लिए, तो अब आपको लेके देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें होती, मतलब हमें अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कोई इतनी वेग नहीं रखनी कि हम ये बोल दें कि भाई ये चीज जो इम्पॉसिबल चीजें अगर ये होगी तभी हम ये चीज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको चांद सितारों की एग्जांपल दी कि तुम मुझे ये तारे तोड़ के ला दो तो फिर मैं तभी तुम्हें ये चीज दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस आर बेसिकली व्हाट वेग टर्म्स, क्लियर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू परफॉर्म अ सर्विस, प्रोवाइड अ प्रोडक्ट और commit to an act and is enforceable by law. There are several types of contracts and each has specific terms and conditions, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि देखो यार हर एक कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके, ठीक है। तो हर एक तरह से हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसिडरेशंस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्लियर, ये चीज है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट जो है बंदे उन्होंने कई डेफिनेशंस भी दी है ये इसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दी है डेफिनेशंस। जैसे कि हम बात करेंगे कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये किसने बोला है? पोलॉक ने। पोलॉक कहता है कि हर एक एग्रीमेंट और प्रॉमिस विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी डेफिनेशन कहती है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स which is intended to be enforceable at law and is contracted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to do or abstain from doing same act। ये किसने दी है डेफिनेशन? हेल्सबरी ने। ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है बिटवीन जो दो पर्सन्स के बीच में, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक ने ऑफर दी है और दूसरे ने एक्सेप्ट की है, और दूसरा बंदा उससे एब्सटेन नहीं हो सकता और छोड़ नहीं सकता, ऐसी चीज को जो लीगली एनफोर्सेबल हो उस चीज को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड, और ये दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गिवन बाय सैलमन। इसे देखो ये क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। कोई भी ऐसा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होगी, जो डिफाइन करेगा ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज, जो दोनों पार्टीज है, ऑफर करने वाली भी और एक्सेप्टेंस करने वाली, दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशंस दायर की जाती है, ठीक है। दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशंस होंगी, एक को देने की और एक को लेने की, ठीक है। और उसके बीच में कंसिडरेशन एक दे रहा है एक ले रहा है, तो ये दोनों के पार्ट के ऊपर आएगी। अब इसी में ये देखो सैलमन की इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और सिंपल भाषा में बताते हैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स नॉर इट इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। बेसिकली इट इज व्हाट? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये पहले क्या कहता है कि ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये सारे का सारा लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स या फिर लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस ही नहीं है, बल्कि इट इज व्हाट? इट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट्स which create obligations and those obligations
which have their source in the agreement। मतलब ये वो है लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट्स, मतलब ये उन लॉ किन चीजों का, उन एग्रीमेंट्स का जो कि क्रिएट करती हैं क्या, ऑब्लिगेशंस। और वो ऑब्लिगेशंस कौन सी, जो कि एक सोर्स ऑफ एग्रीमेंट है, ठीक है, विच हैव देयर सोर्स इन द एग्रीमेंट, मतलब जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट आया। दिस इज व्हाट योर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। अब हम इसे एक सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ। लॉ ऑफ, इन सिंपल वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट which arises mostly through the process of negotiations between the parties, one making the offer and other accepting it। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, वो हमेशा राइज करेगा कहां से, एक ऐसे एग्रीमेंट से, ठीक है, जो कि एक प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज होगा, और जिसमें एक पार्टी जो होगी वो क्या करेगी, ऑफर करेगी, और दूसरी जो पार्टी है वो उसे एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, मतलब एक ऑफर होनी चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और इन राइटिंग, मतलब ये जबानी भी हो सकता है और लिख के भी टर्म्स एंड कंडीशंस बोली जा सकती है। ठीक है, अब ये देखो, बट इन सर्टन स्पेशल केसेस एक्ट लेज डाउन दैट द एग्रीमेंट टू बी वैलिड मस्ट बी इन राइटिंग और एन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एक्ट क्या कहता है, कुछ स्पेशल केसेस में वो कहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा वैलिड ठहराने के लिए मस्ट बी इन राइटिंग और मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, लाइकवाइज एन एग्रीमेंट टू मेक अ गिफ्ट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। मतलब आपने किसी को गिफ्ट देना है, कोई बहुत बड़ी चीज, जैसे कि सपोज करो आपका मन किया आप कार दे रहे हो अपने फ्रेंड को, तो वो भैया आप लिख के दोगे और साथ में आप उसे रजिस्टर भी करवाओगे अपने दोस्त के नाम पे। ठीक है, और उस चीज को आप रजिस्टर करवाओगे कि भाई ये, हाँ मैं इसे गिफ्ट दे रहा हूं। ठीक है, कल को ये आप मुकर जाओ, अपने दोस्त को बोलो कि भाई तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तो एक गिफ्ट दी थी कार अपनी, ये तो मैंने खरीदी थी। तो उन चीजों से बचने के लिए ऐसे केसेस में आपको ये चीजें लिख के रखी होनी चाहिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसके एसेंशियल्स। सो गाइस, अगर आपको कोई इसमें डिफिकल्टी आई है या कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई, आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और प्लस आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा टेलीग्राम ऐप का, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।